अब कजिन को लगने लगा था कि जगन ने बेटे के बारे में बात करना बंद कर दिया है, परंतु मिलने पर चुप तो रहा नहीं जा सकता था। इसलिए उसने कहा, तुमने सुना कि आज मार्केट में लड़ाई हो गई? गुड़ वाले ने हमेशा की तरह माल स्टॉक कर रखा था कि जगन अपने सिंहासन पर बैठा तले जाते घी की खुशबू ले रहा था। कहने लगा, हमारे व्यापारी आजकल बेरहम हो गए हैं। तुम देखना इन चावल वालों का क्या होता है, ये आग से खेल रहे हैं। आदमी को लाभ कमाना तो है ही, उसे उसमें भी सेवा की भावना रखनी चाहिए। चीनी का संकट होने पर भी मैंने मिठाइयों के दाम नहीं बढ़ाए हैं। कजिन ने उसकी तारीफ की। हर आदमी तुम्हारी तरह नहीं होता, और अपनी चुटिया पर हाथ फेरा। बढ़ाई करना जिंदगी में उसका आदर्श था, और जब वो मजाक करता या विरोध जताता तब भी उसका उद्देश्य यही होता था। उसने कहा, अकेले तुम ही पैसा कमाना नहीं जानते, लेकिन अगर तुम बेईमान होते तो जाने कितनी इमारतें खड़ी कर लेते, कौन जानता है। इतनी इमारतों का आदमी करेगा क्या? जगन ने पूछा और तमिल की एक कविता सुनाई कि आपके दिमाग में 8 करोड़ विचार दौड़ते रहें। आप 2 गज से ज्यादा कपड़ा नहीं पहन सकते और एक समय में 2 मुट्ठी से ज्यादा भात नहीं खा सकते। वाह, कजन ने तारीफ में कहा और एक चुटकी तंबाकू मुंह में डालते हुए बोला, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम कमाने और मौज से जीने की कला नहीं जानते, फिर भी धन दौलत की देवी तुम पर कृपा करती है। जगन ये सुनकर खुश हुआ और ये सोचकर कि उसे माली के बारे में कुछ बताया जा सकता है, बोला, मैं आज देर से आया क्योंकि माली अपनी योजनाओं पर बात करना चाहता था। अपने बेटे के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बात बताते हुए उसे अच्छा लग रहा था। कजन सचेत होकर बैठ गया, जिससे हर शब्द पूरा और सही सुन सके। जगन घोषणा करने के बाद जरा देर रुका तो कजन ने बताया, आज सवेरे मैंने उसे स्कूटर पर जाते देखा था। खरीद लिया है क्या स्कूटर? मैंने सुना है किसी दोस्त का है, आने जाने के लिए कुछ तो चाहिए ही। कजन अंदाजा लगाने लगा, ये दोस्त कौन हो सकता है? स्कूटर चलाने वाले लड़के कौन कौन हैं? एक तो वो मिट्टी के तेल वाले का बेटा है, दूसरा वो जो पंजाब से आया है और बटन की फैक्ट्री लगाना चाहता है, एक और भी है जो जिला जज का भतीजा है। वो लड़का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करता है और पहाड़ियों में नई सड़कें बनाने का काम देखता है। लड़कों को आजकल पैदल चलना अच्छा नहीं लगता, गाड़ी के बिना उनका काम ही नहीं चलता। जगन ने टिप्पणी की, लेकिन मैं हमेशा पैरों से ही चलना पसंद करता हूं। जमाना तेजी का आ गया है, लोग एक से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। उन्हें हमारी तुलना में काम भी ज्यादा करना होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? माली को कभी पैदल चलना पसंद नहीं था, हमेशा साइकिल से चलता था। मैंने उसके लिए पहली साइकिल तब खरीदी थी जब वो 7 साल का था और वो जहां चाहता घूमने फिरने लगता था। मैंने कई दफा उसे साइकिल पर एलामेंट स्ट्रीट तक जाते हुए देखा, जहां इतनी भीड़ भाड़ रहती है। हाँ, मार्केट रोड पर तो शाम को बड़े लोग भी साइकिल चलाने से बचते हैं। लेकिन ये लड़का निडर होकर सब कुछ करने लगा था। उस उम्र में और बच्चों की बहुत देखभाल की जाती है। बेचारे की माँ कितनी बीमार रही, इसीलिए तो मैं उसका दिमाग दूसरी चीजों में लगाने की कोशिश करता हूँ। बातचीत दूसरी दिशा में जाने लगी थी, इसलिए कजिन ने उसे राह पर लाने की कोशिश की। तुम मुझे माली की योजनाओं के बारे में बता रहे थे, इनसे तुम्हें सुकून महसूस होने लगा होगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ ठीक ही होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें उसकी योजनाओं की कुछ जानकारी है? आज सवेरे उसे स्टेशन पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो ज्यादा नहीं बता पाया, बाद में तो बताएगा ही। अपने अज्ञान को ढकने के लिए जगन यही कह सका। कजन ने झपाटे से पूछ लिया, तो तुम्हें उसकी स्कीम पसंद है? कौन सी स्कीम? जगन ने ताज्जुब दिखाते हुए पूछा। उसे किसी स्कीम की उम्मीद नहीं थी। कजन क्षण भर के लिए रुका, तभी बगल के स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चों का शोर सुनाई देने लगा। हमेशा की तरह कुछ बच्चे दुकान के सामने लगे शीशे से पीछे रखी मिठाइयों को देखने लगे। कैप्टन, यहां भीड़ को खड़े मत होने देना, रास्ता रुक जाता है। जगन की वास्तविक चिंता आवागमन रुकने की नहीं थी, मार्केट पर और भी रुकावटें थीं। इस दूध वाले की 2 गायें अपने खाली वक्त में हमेशा सड़क के बीचों बीच खड़ी रहती थीं। एक काफी ताकतवर सांड कभी कभी इन गायों से रोमांस करने के ख्याल से उन्हें इधर उधर दौड़ाता रहता था।
जिससे लोगों में भगदड़ मच जाती थी। गाड़ियां और साइकिलें दुकानों की सीढ़ियां कुचलते चले जाते। गांव से अनाज और फल वगैरह लाकर शहर में बेचने वाले जहां जगह मिलती अपनी टोकरियां रखे आवाज लगाते रहते। साइकिलें, बैलगाड़ियां और मोटर कारें बिना दूसरों को और खुद को भी चोट पहुंचाए आगे पीछे निकलते रहते। इनकी कोई न परवाह करता था न शिकायत, लेकिन जगन इन्हें रुकावटें मानकर परेशान होता और दुकान के सामने खड़े बच्चे उसे कभी कभी अपराधी भी महसूस कराने लगते थे। वो चाहता था कि ये सब मिठाइयों पर भूखी नजरें डाले बिना आगे निकल जाएं। इसलिए जब कभी उसे परेशानी महसूस होती वो कैप्टन को आवाज मारकर ये बात हमेशा दोहरा देता था। कजन समझ गया कि जगन को स्कीम शब्द से खासी परेशानी हो रही है, इसलिए वो ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जगन उससे माली की सारी बातों को कोशिश करके छिपा रहा है। उसकी नजर में इसका मतलब ये था कि अगर जगन उसे बाहरी आदमी समझने लगा है जो उसे बहुत नागवार गुजरता था, इसलिए उसने अब सारा हिसाब किताब बराबर करने का फैसला कर लिया। वो बोला, मैं तुम्हें बिना जरूरत परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे खुशी है कि बेटा जब भी मुझे मिलता है तो अंकल ही कहकर बुलाता है। हालांकि वो दुनिया के दूसरे छोर तक हो आया है, लेकिन अपने अंकल को अभी तक याद रखे है। देखो, उसके वापस लौटने के बाद मैंने खुद कभी उससे बात भी करने की कोशिश नहीं की। बाहर जाकर तो लोग बदल ही जाते हैं, खास तौर पर विदेश जाकर। मैं एक आईसीएस अफसर को जानता हूं जो विदेश होकर आया तो उसने स्टेशन पर अपने माता पिता को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राक्षस रहा होगा वो, एकदम पागल। माली तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, और यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पिछले हफ्ते मैं रजिस्ट्रार साहब के घर गया था। वहां माली उनके बेटे से बात कर रहा था। न्यू एक्सटेंशन में उनका मकान है, तुम जानते होगे। मैंने उन्हें एक रसोइया दिलाने का वादा किया है, इसलिए जाना पड़ा। लेडी साहिबा की सेहत ठीक नहीं रहती। मेरा भी ख्याल है कि रजिस्ट्रार साहब का बेटा और माली दोस्त हैं। हाँ और क्या, दोनों सामने वाले वरांडे में बातें कर रहे थे। मैं वहां से गुजरा तो माली ने ही मुझसे कहा, अंकल जाने से पहले कुछ मिनट मुझे दे देना। मैंने कहा, हाँ हाँ माली बेटे, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए ही हूं। मैं भीतर अपना काम खत्म करके निकला तो माली ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। वो पैदल चला? मैं तो सोचता हूं पैदल चलना उसे पसंद नहीं, सिर्फ फाटक तक। शायद वो अपने दोस्त के सामने बात करना नहीं चाहता था। क्या बात की उसने? अब जगन पूरी तरह कजन के काबू में था। वो कहानी लिखने की मशीन बनाना चाहता है, कजन ने बताया। ये सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया और ये समझ ही नहीं पाया कि अपना ताज्जुब क्या कहकर व्यक्त करे। उसने उल्टे सीधे कुछ सवाल पूछे और फिर मुंह बंद कर लिया। कजन ने उसकी परेशानी का लुत्फ उठाने का फैसला किया और भोला भाला चेहरा बनाकर पूछने लगा, तुमने कहानी लिखने की मशीनों के बारे में पहले कभी नहीं सुना? जैसे ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज हो। अमेरिकी ज्ञान के बारे में ये उसकी छोटी सी जीत थी। जगन ने सोचा कि अब हार मानने में ही भलाई है, इसलिए उसने नहीं कह दिया। कजन ने घाव में नमक छिड़कते हुए कहा, मैं सोचता था कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, तो फिर आज सवेरे उसने तुम्हें क्या बताया? जगन ने बड़प्पन दिखाकर बचते हुए कहा, हमने और भी बहुत सी बातें की। वो बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में बताता रहा, लेकिन इन दिनों तो उसे इसी एक बात की धुन है। रात दिन इसी के बारे में सोचता रहता है। हाँ हाँ, जगन बोला, मुझे याद है कि उसने किसी एक मशीन का जिक्र किया था, लेकिन बीच में कोई और जिक्र छिड़ गया। कजन बोला, लेकिन ये कोई मामूली मशीन नहीं है। तभी जगन ने आवाज लगाई, कैप्टन भीड़ मत जमा होने दो। लेकिन कजन ने बात जारी रखी और आधिकारिक ढंग से कहा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये तो तुम समझ ही गए होंगे कि कहानी लिखने की मशीन कहानी लिखने का काम करती है, लेकिन ये काम ये करती कैसे है? कजन बोला, ये मैं कैसे बता सकता हूं, कोई इंजीनियर तो हूं नहीं मैं। माली इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक जैसे कई शब्द इस्तेमाल कर रहा था और बहुत विस्तार से उसने समझाया, बहुत मजा आया। तुम खुद क्यों नहीं पूछते? मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अच्छी तरह समझाएगा। जगन ने यही ठीक समझा और दूसरे दिन सवेरे जब ग्रेस उसका कमरा साफ करने आई तो उसने इंटरव्यू की अर्जी दे दी। अगर उसे समय हो तो मैं माली से बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ग्रेस बोली। समय नहीं होगा तो वे आपके लिए निकालेंगे। ये कहकर वो रुकी तो उसे माली के कमरे से टाइपराइटर के चलने की आवाज आई। लगता है बिजी हैं, वो बोली। मैं उनसे बात करती हूँ।
ये कहकर वो ऊपर गई और कुछ मिनट बाद लौटकर बड़प्पन के लहजे में बोली, 15 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। क्षण भर के लिए जगन को लगा कि अपने ही घर में वो बेटे के सामने अर्जी लेकर खड़ा है और उसे वे दिन याद आए जब बचपन में माली किसी छोटी से छोटी चीज के लिए उसके सामने आकर चुपचाप खड़ा हो जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया था। तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, उसने अपने महत्व को कुछ बढ़ाने के लिए कहा और ग्रेस उसकी इस बात का जवाब दिए बिना किचन में चली गई। क्या करे, कुछ फैसला न कर पाने के कारण वो एक अलमारी में रखी पुरानी चीजें जिन्हें वो पारिवारिक नियम के अनुसार 7 साल तक संभाल कर रखा था, उठा उठाकर वापस रखने लगा। ग्रेस ने किचन से कहा, किसी दिन मैं आपकी अलमारी भी साफ करूंगी, कभी कभी पूरे घर की सफाई करते रहना चाहिए। जगन को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कुछ सख्ती से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच टाइपराइटर खड़कना बंद हो गया और घंटी बजने की आवाज आई तो ग्रेस बोली, आपसे मिलने को तैयार हैं, आप भीतर जा सकते हैं। उसने माली का रुतबा बढ़ा दिया था। आगे आकर खुद जगन को भी भीतर ले गई। बड़े कायदे से काम करते हैं। जगन को अच्छा भी लगा और परेशानी भी हुई। उसने अपने को इंटरव्यू के लिए तैयार किया। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और सोचा 15 मिनट में उठ जाऊंगा। जगन सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और बेटे पर एक नजर डालकर समय बचाने के लिए तुरंत विषय पर आ गया। ये कहानी की मशीन कैसे काम करती है? माली बोला, कल मीटिंग में ये सब बताया था। कुछ पॉइंट जरा मेरी समझ में नहीं आए, उस वक्त मैं जल्दी में था। बेटे ने मुंह बनाकर उसकी ओर देखा, कुर्सी से उठा, एक पैक किया हुआ डिब्बा खोला और उसमें रखे बहुत से भूरे कागजों को ऊपर उठाकर नीचे एक छोटी सी मशीन निकाली जो रेडियो कैबिनेट की तरह लग रही थी और उसे सामने मेज पर रख दिया। मैं इसी के आने का इंतजार कर रहा था। कल मैं इसे रेलवे दफ्तर से निकलवा कर लाया हूं। यहां हर काम में कितना वक्त बर्बाद होता है। इतनी ज्यादा बर्बादी करने वाला दूसरा देश मैंने नहीं देखा। जगन ने अपने को यह कहने से रोका, हम लोगों के कामों के लिए यही सही है। अब माली अपनी मशीन के बगल में वक्ता की तरह खड़ा हो गया और उसे थपथपा कर कहने लगा, इस मशीन से कोई भी कहानी लिख सकता है। इसके पास आइए और देखिए ये कैसे काम करती है। जगन आज्ञा का पालन करते हुए कुर्सी सरका कर उठा और बेटे के बगल में जाकर खड़ा हो गया, जो उससे काफी ऊंचा हो गया था। उसे उस पर घमंड हो आया। पता नहीं इन टीनों से ये क्या निकाल कर खाता है। काफी थका थका लगता है, लेकिन कितना ऊंचा पूरा हो गया है। माली बताने लगा, ये 4 घुंडियां देखते हैं, एक चरित्रों के लिए है, दूसरी प्लॉट की स्थितियां निश्चित करने के लिए, तीसरी क्लाइमेक्स पैदा करती है और ये आखिरी उस मूल विचार या कल्पना को तय करने के लिए है जिसके आधार पर चरित्र और स्थितियां वगैरह तय किए जाते हैं। इतना भाषण देकर वो क्षण भर के लिए रुका और दराज खोलकर एक साइक्लोस्टाइल किया हुआ कागज निकाला, दराज बंद की और लौटकर बोला, इस पर आप टाइपराइटर की तरह काम कर सकते हैं। आप तय कर लें कि कितने चरित्र होंगे। ये ट्रांजिस्टर पर साधारण वॉल्वों से काम करता है, बिल्कुल फूल प्रूफ है। आखिर में एक छोटा सा फिक्सचर लगाना पड़ता है जिससे कोई भी कहानी टुकड़ों में बांटी जा सकती है और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। अगले मॉडल में ये सब डाल दिया जाएगा। जगन ने पूछा, तुम कहानियां लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे? हाँ, मैं इस देश में इसका निर्माण भी करूंगा और बेचूंगा। एक अमेरिकी कंपनी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद देश के घर घर में ये मशीन हो जाएगी और हमारा देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा कहानियां लिखेगा। अभी हम काफी पिछड़े हुए हैं। बस पुराने जमाने की रामायण और महाभारत की कहानियों के अलावा हमारे यहाँ आधुनिक कहानियां बिल्कुल नहीं हैं, जबकि अमेरिका में हर साल 10,000 किताबें प्रकाशित होती हैं। ये कहकर वो दराज के पास फिर गया और उसमें से साइक्लोस्टाइल कागज निकालकर देखा, फिर दोबारा अपनी बात दोहराई। 10,000 किताबें, ये मशीन हर घर के लिए जरूरी है। इसकी कुंजी घुमाते ही 1 सेकंड में उसे फॉर्मूला मिल जाएगा, एक कागज पर छपा, जिससे वो बाकी काम पूरा कर सकेगा। जगन अपनी सीट से उठा और मशीन के पास जाकर उसे इस तरह देखने लगा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह से आई है। उसने बहुत डरते डरते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो माली ने कहा, पास जाकर चलाइए। जगन ने उसमें झांका तो बहुत से शब्द लिखे दिखाई दिए। चरित्र, अच्छा बुरा, सामान्य भावनाएं, प्यार, नफरत, बदला, आदर, दया, विचित्रताएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं, क्लाइमैक्स,
प्रसन्न दुखद परिणाम। मशीन सुंदर लग रही थी। महागनी का खुरदुरा ढांचा, कुंजियां हरी, लाल और पीली, जिनसे अलग अलग श्रेणियों को चलाया जाता था। जगन ने पूछा, इससे कहानी कैसे लिखी जाती है? जैसे कोई टाइपराइटर पर लिखता है, माली ने जवाब दिया। और जगन को अच्छा लगा कि उसने इतनी सब जानकारी इकट्ठी कर ली है। तभी ग्रेस वहां आई और दोनों के बगल में खड़ी हो गई। फिर मजाक के लहजे में बोली, है ना चालाक? जगन तुरंत इसका जवाब न दे सका। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे और वो समझ भी नहीं पा रहा था। वो चकित रह गया था। कमरा पहले जैसा नहीं रहा था और किसी अन्य देश का दफ्तर लगने लगा था। माली ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसमें उसका अपना कितना योगदान है? इसे चलाने में उसका कितना भाग होगा? उसने कुछ झिझकते हुए कहा, ग्रेस, तुम जानती हो कि हमारे पूर्वजों ने पुराण लिखे नहीं थे। उन्होंने कविता बनाई और उसे गाने लगे। यही गाने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे। वो बात पूरी करता कि माली ने झुंझला कर कहा, अब आपके पुरखों का जमाना लद गया है। आज हमें विकसित देशों के साथ अर्थनीति और उद्योग ही नहीं, संस्कृति में भी मुकाबला करना है। जगन को जहां अपने बेटे की इस उन्नति पर आश्चर्य और खुशी दोनों ही हो रहे थे और उसका गुमसुम बने रहना अब खत्म हो गया था, वहां दूसरी ओर उसका इस तरह व्यवहार करना उसे परेशान भी कर रहा था। लड़का कह रहा था, अगर आपके पास समय हो तो मैं एक दो और बातें भी स्पष्ट करना चाहूंगा। जगन ने घड़ी पर नजर डाली और अपनी जेब में पड़ी दुकान की चाबी बजा कर दिखाई। माली ने कहा, कुछ समय बाद आपको मिठाई की दुकान बंद करके मेरे बिजनेस में शामिल होना पड़ेगा। मैं आपको एयर कंडीशन्ड दफ्तर और 2 सेक्रेटरी भी दूंगा। जगन ने बेटे को इस तरह बातें करते हुए कभी नहीं देखा था। उसकी इच्छा हुई कि वो पहले की तरह ही बात करता। उसने सोचा कि अब अपने सवाल पूछ लिए जाएं। अमेरिका में क्या इन्हीं मशीनों से कहानियां लिखते हैं? उसने प्रश्न किया, जैसे वो चाहता हो कि अमेरिकी जीवन और संस्कृति की जानकारी में जो कुछ कमी रह गई है उसे भी पूरा कर लिया जाए। ज्यादातर, माली ने कहा। पत्रिकाओं में, ग्रेस बताने लगी, ज्यादातर कहानियां वगैरह इन्हीं मशीनों से तैयार की जाती हैं और पिछले साल के बेस्ट सेलर उपन्यासों में से 3 इन्हीं से बनाए गए थे। अब प्रस्ताव ये है कि हमें अमेरिका से $2 लाख की सहायता मिल जाएगी अगर हम यहां बिजनेस शुरू करने के लिए $51,000 का इंतजाम कर लें। $51,000 के रुपए होंगे। जगन ने हिसाब लगाना शुरू किया। ये हिसाब फिर कर लेना, माली ने टोकते हुए कहा। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वे तकनीकी ज्ञान और कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेंगे, प्लांट लगाने में हमारी मदद करेंगे, 6 महीने खुद चलाएंगे और फिर उसे हमें सौंप कर चले जाएंगे। वे हमें प्रचार सामग्री भी देंगे। जगन चकित होकर सोचने लगा कि बेटा कितने नए नए कामकाजी शब्द सीख गया है। माली ने बात पूरी की। हमें शेयर वगैरह बेचकर $49,000 जमा करने पड़ेंगे तो नियंत्रण का स्टॉक हमारा हो जाएगा। जगन अब तक बेटे को मंद बुद्धि समझता था। उसने क्षण भर ग्रेस पर नजर डाली और पूछा, कॉलेज में तुम्हारा विषय क्या था? माली बोला, अब इन सब में जाने की क्या जरूरत है। जगन उठते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि इसने भी बिजनेस वगैरह पढ़ा है। माली सोचने लगा कि उसके पिता ने यह टिप्पणी क्यों की। जगन दुकान चला गया। 4:30 बजे जब कजन मिलने आया तो उसने पूछा, तुम बता सकते हो कि $51,000 के रुपए कितने होते हैं? कजन बोला, 2 लाख से कुछ ज्यादा। तुम्हें कैसे पता? यह मामूली गिनती है और कल मैंने अपने बैंकर दोढ़ा जी से पक्का कर लिया है, माली से मिलने के बाद। 2 लाख? जगन सोचने लगा, यह पैसा कहां से आएगा? तुम्हारे बैंक की किताब से, कजन ने हल्के ढंग से कहा। क्या लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूं? हाँ, हालांकि सब तुम्हारी सादी जिंदगी और उच्च विचार से प्रभावित भी हैं। आज खाने पीने की चीजों की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उसमें पैसा जमा कैसे किया जा सकता है? मैं बिजनेस इसलिए बंद नहीं करता कि इन गरीबों की रोजी रोटी ना मारी जाए। ये सब जानते हैं। कजन बोला, अच्छा तुम्हें किशमिश तो नहीं चाहिए? सेठ के यहां एकदम ताजा लौट आया है। तुमने रसोइये से पूछा? उसने कहा कि चाहिए और मुझे भी सोहन पापड़ी किशमिश के बिना एकदम बेजायका लगी। जगन क्रोध से बोला, अच्छा उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कजन बोला, तुम देर से आए। उसने इंतजार किया फिर बनाने लगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को ठगना नहीं चाहता।
किशमिश के साथ और उसके बिना बनी मिठाई की कीमत एक कैसे हो सकती है? इसमें तुम्हारे मुनाफे का हिस्सा बढ़ जाता है। कजन बोला। जगन ने आंखें तरेर कर उसे देखा। कजन कहने लगा, तुम इस तरह के अलग आदमी हो, दूसरे लोग तो इस तरह सोचने को तैयार ही नहीं हैं। खुश होकर जगन कहने लगा, माली के कारण मुझे देर हो गई, बेचारा। अब मुझे कभी कभी उसे वक्त देना पड़ता है, नहीं तो गलत फहमियां हो जाती हैं। अब वो बड़ी बड़ी बातें सोचने लगा है, अमेरिका से बहुत कुछ सीख कर आया है। उसने मुझसे कहा कि शेयर बेचने में मैं उसकी मदद करूं। जगन को यह सुनकर चैन सा मिला। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को यह योजना पसंद आएगी, तुमको भी। मैं भी 10-5 खरीद लूंगा। लेकिन माली का विचार कुछ और है। वो 10-5 शेयर ही बाहर वालों को बेचना चाहता है और 51,000 तुमसे ही लेकर बिजनेस की शुरुआत करेगा। तुमने रुपयों में इनकी कीमत क्या बताई थी? करीब 2.5 लाख। यह पैसा कहां से आएगा? मैंने बताया तो, माली ये चाहता है। हाँ, और वो जानता है कि तुम बैंक में न डाला हुआ पैसा कहां रखते हो। उसने ये बात कही? जगन ने पूछा और मन ही मन ये सोचकर हंसने लगा कि अब उसने उसे रखने की जगह बदल दी है। उसने भावुक होते हुए कहा, पैसा बहुत बड़ी बुराई है। कजन बोला, मैं दुकान वाले लड़के से कहूं कि वो पैसों वाला जग फेंक दे? इस मजाक पर दोनों हंसे, लेकिन जगन की शांति थोड़ी ही देर में भंग हो गई। उसने अचानक बहुत गंभीर होकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कभी बेटे को समझाओ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब तुम दोनों में बातचीत होने लगी है तो तुम ही क्यों नहीं उससे ये बात कहते? जगन ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं उसका मूड नहीं खराब करना चाहता। उस पर माली का दबाव बढ़ने लगा। एक समय था कि जगन उससे एक शब्द सुनने के लिए बेचैन रहता था। अब वो सोचने लगा कि कैसे उसे चुप किया जाए। जैसे उसका पीछा किया जाने लगा। वो घर में आता या वहां से निकलता, उसके कदमों पर नजर रखी जाती। चुपचाप उसके चेहरे को पढ़ा जाता कि ये हां करेगा या ना। ग्रेस उसे बहुत ध्यान से देखती नजर आती। माली जब कभी घर में होता तो किसी न किसी बहाने से उसके सामने से होकर गुजरता। उस दिन वो मशीन देखने के बाद जगन इन विषयों पर बात करने से कतराने लगा। जब कभी उसे किसी के कदम अपने पास आते सुनाई देते, वो सोचने लगता, ये मेरा दिवाला निकालने की स्कीम है। $51,000। मुझे पैसे इकट्ठे करने का शौक नहीं है, लेकिन मैं इस तरह उसे बिखेरना भी नहीं चाहता। हमें कहानियां या उन्हें लिखने के लिए मशीनें क्यों चाहिए? एक दिन सवेरे जब जगन पूजा घर में देवताओं के सामने बैठा मंत्र पाठ कर रहा था, माली नीली पैंट पहनकर वहां खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया। आजकल सब काम मशीनों से किया जाता है। वॉशिंग की भी मशीन आ गई है, देखी है आपने? नहीं। जगन ने एक ही शब्द में मशीनों की सब चर्चा खत्म करने के उद्देश्य से कहा। पीसने की, पाउडर बनाने की, गुणा भाग करने की, सबकी मशीनें बन गई हैं। उसके पीछे ग्रेस भी आकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, पेंसिल तराशने की भी मशीनें बन गई हैं। हमें अपने साथ एक लानी चाहिए थी। माली पहले उससे दूर रहना ही पसंद करता था, लेकिन अब उससे बातें करने के लिए पूजा घर में भी आने लगा था। जगन ने बात खत्म करने के लिए फिर आंखें बंद कर ली और मंत्र बुड़बुड़ाने लगा। ग्रेस ने धीरे से कहा, हमें पूजा में दखल नहीं देना चाहिए। दूसरों को अपने से दूर करने का पूजा अच्छा ढंग था, लेकिन कभी तो ये खत्म होनी ही थी। कोई अनंत काल तक तो पूजा कर नहीं सकता, हालांकि करनी चाहिए। जगन आजकल काफी चतुर हो गया था। पूजा पाठ खत्म करके वो दबे पैर किचन में गया। वहां जल्दी से अपना नमकहीन खाना बनाया, उसे जल्दी जल्दी पेट में भरा और खादी का कुर्ता पहनकर चुपचाप बाहर जाने लगा तो उसे हमेशा की तरह ग्रेस वहां खड़ी मिली, जिसने उसके लिए झटपट दरवाजा खोला, मौसम और राजनीति की बातें की और फिर उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर देखने लगी कि मशीन के बारे में उसने कोई निर्णय लिया है या नहीं। उसे माली के भविष्य में इतनी रुचि देखकर जगन को आश्चर्य होता था। हमेशा की तरह उसके मन में 2 भावनाएं पैदा हुई। माली में रुचि लेने के लिए उसके लिए प्रशंसा और बिजनेस में उसे भी शामिल करने के विरुद्ध शिकायत। माली खुद उसके सामने इस तरह बहुत कमाता था। ये काम उसने ग्रेस के लिए ही छोड़ रखा था और उसे लगता था कि सवेरे माली को पूजा घर भेजने में भी ग्रेस का ही हाथ है। जगन को कभी कभी यह भी शक होता कि ग्रेस की उसकी इतनी सेवा करने के पीछे भी उससे डॉलर प्राप्त करने का उद्देश्य है। दिमाग में इन्हीं भावनाओं को भरे वो धीरे धीरे दुकान जा रहा था कि रास्ते में भिखमंगे ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया तो साल में शायद 100वीं बार उसने डपट कर कहा,
तुम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी हो, उठकर काम करो और खाओ। वो बोला, मालिक मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मैं भीख मांगने के लिए शहर का चक्कर लगाकर यहां आता हूं तो शाम हो जाती है। जगन ने पुरानी कहावत की सवाल किए बिना खैरात करना चाहिए उसके सामने 5 पैसे फेंक दिए और आगे बढ़ा। भिखमंगे ने पीछे से आवाज मारी, मालिक आजकल अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बताते, क्या बात है? जगन ने सिर घुमाकर कहा, क्योंकि तुम्हारे जानने लायक सब बातें मैंने बता दी हैं। बेटे जी क्या कर रहे हैं? वो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जगन ने उत्तर दिया। उसमें क्या बनाएंगे? कोई मशीन बनाएंगे, जगन ने संक्षेप में बताया और चाहा कि भिखारी और कोई सवाल ना करे। तभी उसे सामने से आता कोई परिचित दिखाई दे गया, जिससे बात करने के लिए उसने अपनी चाल तेज कर दी। जब सत्य मुद्रणालय से गुजरा तो देखा कि नटराज अपनी सीट पर अकेला बैठा है। उसने कुछ सोचकर भीतर झांका और पूछ लिया, मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे काम की याद है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? नटराज ने तपाक से जवाब दिया, जैसे ही सीजन की छपाई से फुर्सत मिलती है तुम्हारी किताब ही सबसे पहले करूंगा। मैं तुम्हारा फैमिली प्रिंटर हूं। तुम्हारे साहबजादे ने मुझे एक अर्जेंट काम दिया है जिसे वे 3 दिन में पूरा करना चाहते हैं। अपनी नई कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। अच्छा, जगन ने ताज्जुब से कहा। यह स्कीम तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम है, नटराज ने बताया। अच्छा, जगन ने मुंह बनाकर कहा। नटराज ने एक गोल किया हुआ कागज उठाया और उसे खोलकर जगन को दिखाया। यह प्रूफ था जिसमें उसका नाम भी मुख्य भागीदारों में साफ साफ लिखा था। माली एंटरप्राइजेस के इस प्रोस्पेक्टस में ग्रेस के अलावा उसके स्कूटर चलाने वाले कुछ साथियों के भी नाम थे। नटराज ने उसके चेहरे पर नजर डाली और पूछा, तुम खुश नहीं लगते? जगन ने खोखली आवाज में कहा, हाँ हाँ खुश हूं, खुश क्यों नहीं होऊंगा। ये बड़ा रोचक सा उद्योग लगता है। जगन ने फीके ढंग से कहा, हाँ बहुत रोचक है। वो तेजी से दुकान की तरफ बढ़ा। हलवाई दिन के काम के लिए उसके आदेश लेने आया तो उसे डर लगा कि कहीं वो राइटिंग मशीन की बात ना करने लग जाए। लेकिन उसके सौभाग्य से ये आदमी अपनी किचन की घी की खुशबू और धुएं की दुनिया में इतना रचा बसा था कि बाहर की बातें उसके दिमाग में आती ही नहीं थीं। अपने सिंहासन पर आराम से बैठकर और मिठाइयों पर नजर डालकर उसमें सुरक्षा की भावना फिर जागृत हो उठी। उसने दराज खोली और उसमें रखी भगवत गीता पर देर तक नजर टिकाए रहा। फिर उसे निकालकर एक पन्ना खोला और उसमें लिखे श्लोकों में ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन प्रोस्पेक्टस में अपना नाम छपा देखकर उसके दिमाग का एक हिस्सा जैसे चकनाचूर हो गया था। माली ने उससे बिना पूछे ये काम कैसे कर लिया? शायद उसे अपने पिता के सहयोग में पूरा विश्वास हो और ये कोई बुरी बात भी नहीं थी, ये स्वाभाविक ही था। लेकिन उसे कम से कम उसे सूचित तो कर देना चाहिए था। माली और ग्रेस किसी ने भी। ये भी हो सकता है कि वे यही बात करने के लिए पूजा घर के चक्कर लगा रहे हों। पैसों की बात करना उनका उद्देश्य ही ना रहा हो। ये सोचकर वो खुद अपने को ही दोष देने लगा कि उसे इसका मौका ही नहीं दिया। अमेरिकी सहयोगी कोई भी रहा हो, उसने अपना काम पूरा किया था और नटराज ने भी बड़ी चुस्ती से अपना काम निपटा दिया। बहुत जल्द शहर में माली की कंपनी के प्रोस्पेक्टस नजर आने लगे। एक डाक से उसके नाम दुकान पर भी आया। इसमें देश की सांस्कृतिक स्थिति में गिरावट का वर्णन करते हुए ये संदेश दिया गया था कि हमारे देश को दुनिया के उन्नत राष्ट्रों में जगह बनाने की जरूरत है और इस काम में ये मशीन किस प्रकार दूरी और समय में कमी करके उसे ऊंचा उठाने में सहायता करेगी। इसके बाद कुछ तथ्य दिए गए थे। जगन को एक बात यह पता चली कि मशीन का एक हिस्सा मेम्पी की पहाड़ियों से प्राप्त मुलायम लकड़ी से बनाया जाएगा, जिससे इसकी कीमत में काफी कमी आ जाएगी। फिर मशीन का निर्माण तथा बिक्री किस प्रकार की जाएगी ये स्पष्ट किया गया था। कंपनी कहाँ काम करेगी ये बताया गया था। जगन को पता चला कि मिट्टी का तेल बेचने वाले के बेटे का दिमाग योजना के आर्थिक पक्ष में लगा है। ये लड़का जीन्स और धारीदार शर्ट पहनता था और स्कूटर पर माली को पीछे बिठाकर शहर में घूमता फिरता था। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने स्कूटर पर आना जाना बंद कर दिया और एक पुरानी सी कार पर चलने लगे। ग्रेस ने जगन को एक दिन बताया, इस गाड़ी से कंपनी की शुरुआत हो गई है। पुरानी है लेकिन बहुत काम की है। आजकल बिजनेस में बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। कौन सी गाड़ी है? रंग तो हरा लगता है। जगन ने यह सोचकर कि कुछ कहना चाहिए पूछा। हालांकि प्रश्न वो ये करना चाहता था कि इसकी कीमत क्या है और ये पैसा किसने दिया। ग्रेस बोली, सुंदर लगती है ना? जगन ये सुनकर तुरंत आंखें बंद करके पूजा करने लगा
और तब तक इसी तरह बैठा रहा जब तक ग्रेस वहां से चली नहीं गई और सामने के वरांडे में माली के साथ बातचीत करने की उसकी आवाज न सुनाई देने लगी। गांधी जी ने हमें शांतिपूर्ण उपायों से समस्याएं सुलझाने का उपदेश दिया था और मैं भी इसी ढंग से उनकी मांग का मुकाबला करूंगा। दोनों मिलकर मुझे हर चीज में फंसाने पर तुले हैं। उसने मन में सोचा। वो अपने बेटे की स्कीम से हक्का बक्का रह गया था और उसकी सफलता पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि उससे पैसा ऐंठने की दोनों मिलकर जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। वो इनकी पूरी तरह उपेक्षा करके इसे मात देना चाहता था, जो गांधी जी का अहिंसक असहयोग ही था। लेकिन उसकी घरेलू जिंदगी अशांत हो गई थी। मूर्ति के सामने से गुजरते हुए उसे जो सुकून महसूस होता था वो खत्म हो गया था। अपने प्राचीन घर के पास पहुंचते हुए उसे डर लगने लगता था। ग्रेस जब उसके लिए दरवाजा खोलती तो उसकी नजरें और माली का उसके प्रति हाव भाव उसे परेशान कर देता था। वो जानता था कि घर में तनाव फैलने लगा है। उसके प्रवेश करने पर यदि कोई उसका स्वागत करने न आता, क्योंकि दोनों उस समय बाहर गए हुए होते, तो उसे बहुत चैन महसूस होता था। माली हरे रंग की गाड़ी में दोस्तों के साथ होता और ग्रेस शॉपिंग में लगी होती। जगन तब भगवान को धन्यवाद देता कि हरी गाड़ी के कारण उसे भी आराम हो रहा है। जब उसके घर में रहते दोनों बाहर से लौटते तो वो धीरे से बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में चला जाता या टूटे फूटे बाथरूम में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लेता। लेकिन असहयोग की ये स्थिति हमेशा चल नहीं सकती थी। एक दिन ग्रेस ने सवेरे ही उससे सीधा सवाल किया, आपने हमारे प्रस्ताव पर विचार किया? जगन को लगा कि वो घिर गया है। अगर वो मिनट भर पहले दीवार पर टंगा कुर्ता पहनकर बाहर निकल जाता तो अब तक सड़क तक पहुंच गया होता। ग्रेस ने उसकी गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया था और बहुत कुशलता से उसे जा पकड़ा था। वो 2 हफ्ते से अपने आने और जाने का समय का ही नियंत्रण करके उसे दूर रखने में सफल रहा था, लेकिन अब वो फंस चुका था। वो कहना चाहता था, तुम मंगोलिया या पता नहीं कहां की सुंदरी, ये सब समस्याएं तुम पुरुषों को ही हल करने दो। उसने इस समय अपने बॉब किए बालों में एक फूल लगाया हुआ था, जिसे देखकर उसे कहने का मन हुआ, इसे निकाल फेंको, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसने कहा, ये आज बालों में चमेली का फूल लगाया है। आज शुक्र का दिन है, इसलिए हिंदू पत्नी के रूप में मैं अपने कर्तव्य कर रही हूँ। मैंने दरवाजा साफ करके वहां आटे से अल्पना भी पूर कर दी है। कल दुकान से खरीद लाई थी, आप देखें कि कैसी लगती है। वो इस तरह बोल रही थी कि जगन को उसके साथ बाहर जाकर अल्पना की मुस्कुराकर तारीफ करनी पड़ी। ग्रेस ने फर्श पर बनी फूल पत्तियों का जायजा लेते हुए कहा, अब आपको विश्वास हो गया होगा कि पिछले जन्म में मैं हिंदू थी। मैं भी दूसरों की तरह नीचे बैठकर और कमर झुकाकर धीरे धीरे अल्पना बनाती हूँ। जगन कहना चाहता था, कोई हिंदू औरत तुम्हारी तरह बाल नहीं काटेगी, लेकिन कहा उसने, ये बहुत समय बाद इस घर में कोई ये सब कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि शुक्रवार का दिन पवित्र माना जाता है? ग्रेस बोली, मेरे दोस्त हैं जो मुझे ये सब बताते हैं। जगन बाहर निकलने का विचार ही कर रहा था कि एक खिड़की खुली और माली ने उसमें से बाहर झांककर आज्ञा के स्वर में कहा, पापा आप जरा भीतर आएं, कुछ जरूरी बात करनी है। जगन को लगा कि इसके लिए ही ग्रेस ने उसे इतनी देर रोक कर रखा था, इसलिए उसने गुस्से से उस पर नजर डाली। लेकिन उसने माली के कमरे का दरवाजा खोलकर कुछ इस तरह जैसे वो राष्ट्रपति के कमरे में किसी को भेज रही हो, कहा, आप भीतर जाएं। ये बुदबुदाते हुए कि मुझे जाकर दुकान खोलनी है। जगन भीतर चला गया। माली ने अपनी सीट से ही उंगली उठाकर उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। जगन ये बुदबुदाते हुए कि दुकान खुलने में देर हो जाएगी, उस पर धीरे से बैठ गया। माली ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सवाल किया, आपने प्रस्ताव पर विचार किया? क्या? जगन ने यह दिखाते हुए कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है ये कहा, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि उसका अभिनय जम नहीं रहा है और माली के पीछे खड़ी ग्रेस दोनों मिलकर उसे अपने फंदे में जकड़ने में सफल हो गए हैं। माली ने एक प्रोस्पेक्टस उसकी तरफ फेंका और बोला, मैंने आपको यह भेजा था, मिला नहीं क्या? जगन ने ना हां कहा और ना, क्योंकि दोनों स्थितियों में खतरा था। बल्कि उसका दिमाग एक बिल्कुल दूसरी दिशा में सोचने लगा कि नटराज ने उसका ये काम इतनी फुर्ती से कैसे कर दिया, जबकि उसकी अपनी किताब सालों से वहां पड़ी है। माली ने उस पर क्या तरकीब इस्तेमाल की? वो इस पर सोच विचार ही कर रहा था कि माली ने उससे कहा, आपने इस पर नजर तक नहीं डाली?
जगन को डर लगा कि मीठा बोलने का समय समाप्त होता जा रहा है, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैंने इसे देखा है और मुझे ये जानकर ताज्जुब भी हुआ कि तुमने इसमें मुझे बताए बिना मेरा नाम भी डाल दिया है। आपको क्या हो गया है? पहले ही दिन मैंने आपसे बात की थी और आधे घंटे तक सब कुछ समझाया था। मैंने आपसे यह भी पूछा था कि आपका नाम इसमें डाल दूं, तो आपने हां कहा था। जगन अपना दिमाग पीछे ले गया और बोला, कौन सा दिन था वो? माली का पारा चढ़ने लगा। ग्रेस ये देखकर आगे बढ़ी और उसकी तरफ से जवाब दिया, बिल्कुल पहले दिन, जब इन्होंने आपको पूरी स्कीम समझाई थी। अरे हाँ हाँ हाँ। जगन कुछ इस तरह बोला जैसे उसने ऐसा कुछ जरूर कह दिया होगा। इसके बाद उसने कहा, मैं सोचता था कि प्रेस में छपने को देने से पहले तुम फिर मुझे ये बताओगे। आपका क्या मतलब है? मैं नहीं समझ पाता। आप चाहते हैं हर बात 10 दफा कही जाए, इसीलिए हमारे देश में कभी कुछ नहीं होता। तुम हर बात के लिए देश को ही क्यों दोषी ठहराते हो? लाखों साल से सब कुछ ठीक चल रहा है। जगन ने रामायण और गीता की परंपरा को याद करते हुए और आजादी के आंदोलन में सब तरह के अत्याचार को झेलने वगैरह की बात करते हुए कहा, फिर धीरे से बोला, तुम उन दिनों पैदा नहीं हुए थे। माली ने निराशा जताते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ के बाहर है। मैं बिजनेस करना चाहता हूं। हमने 2 लंबी मीटिंगें की हैं और मैंने सब कुछ विस्तार से बताया है और अब। ग्रेस ने बीच में दखल देते हुए कहा, पापा जी, अगर आपके कुछ सवाल हों तो माली जरूर उनके जवाब देंगे। जगन को लगा जैसे वो अदालत के कटघरे में खड़ा है और जो भी वो कहेगा उसका उसके खिलाफ या पक्ष में उपयोग किया जाएगा। इसलिए उसने कहा, अभी तो मैं जाता हूं, मुझे दुकान खोलनी है। माली बोला, हमें जल्द शुरुआत करनी है, हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। अगर हम तुरंत शुरू नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने आपको इस भागीदारी के नियम बता दिए हैं। $50,000, इसका जितना भी रुपया बने ये बहुत बड़ी रकम है। वो जैसे रोकर कहने लगा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। जिसे सुनकर माली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ग्रेस की उपस्थिति में उसने कैसी स्थिति पैदा कर दी थी। जगन को भी महसूस हुआ कि उसने बहुत गलत बात कह दी। वो बोला, गांधी जी हमेशा गरीबी का समर्थन करते थे और अमीरी को गलत मानते थे। माली ने जहरीली मुस्कान फेंकते हुए कहा, फिर भी आप हजारों रुपए रोज कमाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि ये बिजनेस चला सकते हो तो इसे ले लो, ये तुम्हारा ही है। मैं ये काम करूंगा। हलवाई के अलावा मेरे पास और अच्छे काम हैं। जगन और कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से कुर्सी पीछे खिसकाई, दोनों के चेहरों पर उन्हें समझने के लिए एक नजर डाली तो पहली दफा ग्रेस के मुंह पर मुस्कान नहीं दिखाई दी। ये लड़की अच्छी है या बुरी? उसने अपने आप से पूछा। अगर मैं ये तय नहीं कर पाता। माली अंगूठे का नाखून चबा रहा था और मेज के नीचे पैर पटक रहा था। जगन में वहां रुककर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बिना एक शब्द बोले उसने दीवार पर टंगा कुर्ता उतारा और उसे पहनकर क्षण भर में घर से बाहर हो गया। जब वो पुलिया पर बैठे भिखमंगे के पास से होकर निकल रहा था तो वो बोला, मालिक अब मेरी तरफ देखते भी नहीं। मैंने तुम्हें 5 पैसे दिए तो थे, लेकिन उसे याद नहीं आया कि कब दिए थे। फिर कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूं। तुम सोचते हो कि मेरे पास अपार धन दौलत है। मालिक को ये नहीं बोलना चाहिए। कम से कम ये आदमी इन्हीं परिस्थितियों में माली से ज्यादा समझदारी की बात करता है। जो बाप अमीर ना हो उसे स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। वो दिन भर गुमसुम बना रहा। शाम के 4:30 बजे कजिन आया और पहले सीधा दुकान के भीतर घुस गया। वो जानता था कि जगन आज कोई बुरा समाचार देने वाला है। तौलिए से ऊंट पोंछते हुए बोला, आज चंद्रकला बड़ी स्वादिष्ट बनी है और अगर शहर में इस दुकान की बहुत ज्यादा तारीफ होगी तो उसका एक कारण ये मिठाई भी होगी। हमेशा की तरह तारीफ का जगन पर अच्छा असर पड़ा। वो आंखें चमकाकर कहने लगा, शुद्धता का असर है ये। कल सवेरे मैं यही देखने जल्दी आ गया कि गाय के शुद्ध घी में मिठाइयां तली जाएं। भैंस का घी मैं छूता भी नहीं, हालांकि वो सस्ता होता है। गांधी जी भैंस के दूध वगैरह के खिलाफ थे। मैंने एक आदमी को कोप्पल से गाय का घी लाने भेजा था। वो सवेरे 5 बजे लौटा और मैं भी 8 से पहले आ गया कि उसे अपनी आंखों के सामने पिघलाऊं। इसमें काफी पैसा खर्च हुआ है, इसलिए इसे मैं दूसरों के हाथों में नहीं दे सकता कि वो उबालने ही लगे। तुम हर बात पर पूरा ध्यान देते हो।
मैं अक्सर तुमसे पूछना चाहता हूं कि यही काम क्यों चुना। ये बहुत खास तरह का काम है। मैं जब जेल में था तो मुझे किचन का काम दिया गया था। बाहर निकलने पर मैंने सोचा कि यही काम क्यों ना किया जाए। ये कहकर वो जैसे पुरानी यादों में खो सा गया, जिससे कजिन की बेचैनी दूर हो गई। लेकिन दुकान की प्रतिष्ठा का पूरा श्रेय शिवरामन को जाता है। अगर वो ना होता तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। मैं तो अपने ढंग से जनता की सेवा करना चाहता हूँ, उन्हें शुद्ध मिठाइयाँ खिलाकर, विशेष रूप से गरीब बच्चों को। बड़ा आदर्श है ये, कजिन ने कहा, और सीधे सीधे ये कहने से बचा कि गरीब बच्चे वे हैं जिनके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इस बात को उसने इस तरह से कहा, अगर माल शुद्ध हो तो उसके लिए पैसे तो खर्चने ही पड़ेंगे। तुमने ठीक कहा, जगन बोला। वो थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, फिर कहने लगा, कल से हर मिठाई की कीमत कम कर दी जाएगी। मैंने इसका फैसला कर लिया है। क्यों? कजन ने चकित होकर पूछा। जगन सफाई देने से बचा। उसने इतना ही कहा, मान लो हम हर रोज 100 रुपए का माल खरीदते हैं और 100 ही रुपए कर्मचारियों को वेतन, किराया वगैरह देने में खर्च करते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे कहने लगा, तो 200 रुपए से ज्यादा कीमत की चीजें तैयार नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, वो ये रकम भी बताना चाहता था लेकिन रुक गया। कीमतें कम होने से सबको फायदा होगा। लेकिन तुम तो चीनी खाने के खिलाफ हो, है ना ये बात? जगन इस बात का मतलब नहीं समझा। बोला, इस बात का उससे क्या संबंध है? अगर लोग मिठाई खाना चाहते हैं तो वे उन्हें शुद्ध ही मिलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं इस वक्त बच्चों और गरीबों की बात सोच रहा हूं। लेकिन इसमें तुम्हारा हिस्सा कहां से आएगा? कजन ने सीधा सवाल किया। मुझे काफी मिल चुका है, जगन बोला। कजन ने इस पर और पूछताछ की, जैसे किसी उलझन भरे कूटनीतिक वक्तव्य की चीरफाड़ कर रहा हो। उसने पूछा, काफी क्या? हर चीज, जगन बोला। कजन ये सुनकर जितना जरूरी था गंभीर और उदास हो गया। अगर तुम बिजनेस से रिटायर होना चाहते हो तो कोई दूसरा आ जाएगा और काम चलाने लगेगा। ये इतना आसान नहीं है, जगन बोला। मैंने आज सवेरे माली से बातचीत की तो उसने कहा। ये कहकर वो चुप हो गया। उस घटना की याद आते ही उसका सिर घूम गया और उसे लगा कि वो यहां सबके सामने रो पड़ेगा और सिंहासन पर बैठकर इस तरह आंसू बहाना अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अपनी तस्वीर कुछ इस तरह की बन गई थी, जो फटे पुराने कपड़े पहने माली और उस चीनी लड़की के सामने हाथ में अर्जी लिए खड़ा है, जिसे उसके जिंदगी भर चलाए बिजनेस के लिए दुत्कारा जा रहा है, जिसके पैसे की बदौलत वो अमेरिका वगैरह न जाने कहां कहां घूम आया और पता नहीं और भी क्या क्या करता रहा। मैं सिर्फ मिठाई वाला हूं। जगन को याद आया कि कजन जवाब का इंतजार कर रहा है और बोला, उसे मिठाई का बिजनेस करना पसंद नहीं है। कजन को महसूस हुआ कि इस वक्त सहानुभूति जताने की जरूरत है, इसलिए उसने कहा, इससे ज्यादा पैसा किस और बिजनेस में है, लेकिन तुम जानते ही हो उसके विचार कुछ अलग हैं। पैसा बुराई की जड़ है, जगन ने पुराना मुहावरा दोहराया। इसके बिना ही हम खुश रह सकते हैं। यही काफी है कि कोई भी काम अपने ही सहारे चलता रहे। पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद उसने हमेशा की तरह आवाज मारी, कैप्टन, ये बच्चे कौन हैं? इन्हें क्या चाहिए? मैं उन्हें अभी भगा देता हूं मालिक। अरे नहीं, दुकान वाले लड़के से कहो कि इन सबको एक एक पैकेट मिठाई दे, फिर इन्हें वहां से हटाए। इनके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ, मैं इन्हें मुफ्त खिला सकता हूं। ये कहकर उसने खुद लड़के को आवाज दी, सुनो, इन सब को मिठाई खिलाओ। बच्चों ने मिठाई खाई और खुश होकर चले गए। अगर ये बच्चे दूसरों को भी यही बताएंगे तो तुम्हारी दुकान पर तो भीड़ लग जाएगी और उसे भी देख लेंगे। तुम फिक्र मत करो, जगन बोला। मैं 2-1 दिन में ही कुछ करने वाला हूं। कजन चिंतित हो उठा और कहने लगा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा पर चले जाओ और नदियों में स्नान कराओ। अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे पीछे मैं दुकान की देखभाल करता रहूंगा। जब तैयार हुआ तो बता दूंगा। दुकान वाला लड़का पीतल का जग लेकर आ गया। कजन, जो इस वक्त वहां से चला जाता था, अपनी जगह से उठा, लेकिन गया नहीं, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि जगन ये पैसा फेंक देता है या अपने पास रखता है। जगन ने दराज खींचकर उस पर सिक्कों की आवाज खत्म करने के लिए तौलिया बिछाया और कजन की तरफ देखकर कहने लगा,
आज और कल मैं बड़े ध्यान से बहुत सी बातों पर विचार करूंगा। काफी दिन से सब यूं ही चल रहा है। कजन सोचने लगा कि ये बातें किस दिशा में जा रही हैं और उसे चिंता होने लगी। लेकिन शांति का समर्थक होने के कारण उसने कहा, मैं माली से बात करूंगा। मेरी बात उसकी समझ में ज्यादा आएगी। उस लड़की से भी बात करूंगा, वो काफी समझदार लगती है। जरूर करना, जिस भी विषय पर चाहो बात करना, लेकिन आगे की बात उसने जोर देकर कही, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं।